हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी अनअकैडमी चैनल पे। और दोस्तों ये जो आपको है आज का जो कलेक्शन है वो हमारा सचिवालय सहायक से संबंधित है, यानी बिहार सीजीएल की जो बात कर रहे हैं उससे संबंधित आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ सचिवालय सहायक में इंपॉर्टेंट होगा, नहीं। आपको 67 की बात करें जो आपको एग्ज़ाम होने वाला अप्रैल लास्ट में, सॉरी अगस्त लास्ट में, या फिर अगर हम लोग बात करें एसआई की, तो ये सभी जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। सबसे पहले तो आप अनअकैडमी से जुड़े नहीं तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो अपने नंबर से साइन अप कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद अपने ईमेल आईडी से डाल देना। उसके बाद आप लोग गोल बीपीएससी सर्च करना, या फिर आप लोग अभय प्रताप भी सर्च कर सकते हो, तो आपको बीपीएससी कैटेगरी दिख जाएगा। ठीक है, अभय प्रताप मेरा नाम हुआ। उसके आपको फ्री क्लासेस करने के लिए कोड की आवश्यकता होती है, वो कोड डालना AP01 लाइव। इस कोड के द्वारा आपको फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, और यदि आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना हो तो इस कोड के द्वारा आपको 10% का डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ये है। इसके अलावा आपको एक 19 जून को टेस्ट हो चुका है। आपको इस संडे को यानी 26 जून को एक नया टेस्ट होने वाला है, वो आपको 68 बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट होगा। उसके अलावा आपको बिहार कांस्टेबल का एक टेस्ट होगा 26 जून को ही 2 बजे, ये आपको हो चुका है। ठीक है, प्लस फीचर आपको ये सब जो है आंसर राइटिंग सीरीज है, लाइव क्लासेस चलते हैं, कंपटीशन, और टोटल जितने भी कम्पिटिटिव आपको बीपीएससी यानी बिहार से संबंधित है सबकी तैयारी करा दी जाएगी बीपीएससी कैटेगरी में ही। ठीक है, मतलब अलग अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, हैंडरेज ऑप्शन होता है, मतलब आप सीधे टीचर से बात कर सकते हैं। कई सारे फीचर्स है। ये एक नया आपको बीपीएससी बिहार पुलिस से एग्ज़ाम कैटेगरी लॉन्च हुआ है। आपको ये कैटेगरी है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस दिखेंगे और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर जो कोड है वो डाल दीजिएगा AP01 लाइव। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का 2700 के आसपास आपको यहाँ पर फी हो जाएगा, 2750 के आसपास। ठीक है, इससे जरूर से जुड़ ले। बैच कोर्स एक है, एक सचिवालय सहायक के लिए एक बैच कोर्स आ चुका है। इसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और 6 मंथ या 12 मंथ या 24 मंथ का। तो सबसे बेस्ट है 12 मंथ का होगा इसके लिए, चूँकि आपको इसमें पीटी और कम मेंस दोनों कर लेंगे। 12 मंथ का आपको कोड डालने के बाद 9000 के आसपास आपको पड़ता है, तो इसको जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा 1 ईयर में चाहें तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए अलग से फ़ी देने की जरूरत नहीं है, 68 वालों के लिए है। तो आप ये दोनों बैचेस कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एग्जाम की तैयारी आपको हो जाती है। फ़ी जो आपको लगता है मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर कोड डालिएगा AP01 लाइव और अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई करोगे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर सब में 10% का डिस्काउंट है। जो फ़ी 2 साल का हो जाएगा वो है डिस्काउंट के बाद 13,500, 1 साल का लगभग 9,000 के आसपास लगता है, 6 महीने का 7,800 के आसपास लगता है, 3 मंथ का आपको जो लगता है 4200 के आसपास लगता है, और 1 मंथ का 1850 लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको फ़ी है तो आप लोग ले लीजिएगा। क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये कॉम्बो पैक है और यहाँ भी आपको सेम कोड ही लगता है, और इसमें भी चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। यूपी का साथ साथ बिहार की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, बिहार के साथ साथ यूपी की तैयारी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए अनअकैडमी बीपीएससी ऑफिशियल के साथ। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और ये जो है आपको जीके के क्वेश्चन है, यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जो कि आपको 67 बिहार एसआई सीजीएल तीनों में आपको ये उसी तरीके से काम आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा कहाँ अवस्थित है? कालीबंगा, जैसे ही हम लोग का नाम से होता है हम लोग को एक चीज़ ध्यान में आता है, वो है हड़प्पन सभ्यता। देखिए ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता था आपको कालीबंगा, और ये कहाँ पर है तो ध्यान रखिए ये राजस्थान में अवस्थित है, गग्गर नदी के किनारे। ठीक है ना, गग्गर नदी के किनारे आपको अवस्थित है कालीबंगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसी ऋग्वेद में युद्ध देवता के रूप में आपको जाना जाता था? ऋग्वैदिक काल में, उसके बाद आपको उत्तरवैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में आपको जो देवता होते थे वो कई प्रकार के देवता होते थे, जैसे अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, इस प्रकार कई तरह देवता होते थे। उसी में से एक इंद्र आपको देवता थे, जिनको युद्ध का देवता भी कहते थे। ठीक है, राइट आंसर इज इंद्र। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, काव्य शैली का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। सौराष्ट्र में आपको यह है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, ये आपको सबसे प्राचीन है काव्य शैली में आपको, यानी पोएटिक स्टाइल में आपको ये सबसे पुराना है। क्लियर। किस वंश के शासक ब्राह्मणों और बौद्धों भिक्षुओं को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री गांव देने की परंपरा आपको स्टार्ट कर दिया था? यानी कहने का मतलब है कि दान स्वरूप।
ठीक है, जिसमें टैक्स भी नहीं लगेंगे। और ये जो आपको पद्धति स्टार्ट की थी आपको सातवाहनों ने किया था, ठीक है, मौर्योत्तर काल में सातवाहनों के द्वारा जब ये स्टार्ट किया गया था। और यहीं से आपको एक नया वर्ग तैयार होता है जिस जो बाद में सामंत वर्ग के आपको नाम से फेमस हुआ था। तो आपको ये क्या करते थे, ज़मीन दे देते थे आपको, ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को। और यही आपको ज़मीन देने की परंपरा यहाँ पर क्या हुआ था कि अगर कोई राजा को कोई कार्य करता था वो, तो राजा क्या करता था कि उस बड़े लोगों को ज़मीन दे देता था आउटर, मतलब अपने एरिया के बाहर। यहीं से आपको सामंतवाद की प्रथा भी आपको स्टार्ट हो गई थी काफ़ी। तो सातवाहन शासकों ने बहुत सारे ज़मीन को क्या किया था, ग्राम में आपको दान में दिया था, वो भी आपको टैक्स फ्री। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब हासिल की, यानी बीजापुर को कब जीता था इन्होंने, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम से, और ये इसका राइट आंसर आपको 1686 है। ध्यान रखिएगा सचिवालय से में 5 ऑप्शन नहीं होता, ये जस्ट मैं आपको ये ऑप्शन इसलिए डाल देता हूँ ताकि बीपीएससी के जो बच्चे हैं वो भी इसका लाभ उठा सके, जो बीपीएससी दे रहे हैं। बताइएगा, शीतलवार, BN राव एंड आदिल्य कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, किस पार्टी के आपको सदस्य थे, मतलब इस चारों में से किसके आपको सदस्य थे। तो स्वराज पार्टी के थे, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा नहीं ही थे, नेशनल रिपब्लिक फेडरेशन के नहीं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के आप लोग को ये सदस्य थे। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। 47 में जो आपको पार्टीशन हो रहा था उसमें बहुत ही सिंपल सा है, रेड क्लिफ, जो बाउंड्री लाइन इन्होंने तैयार किया था जो आपको, वो रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए हम लोग रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं भारत पाकिस्तान के सीमा को। तो ये रेड क्लिफ के द्वारा आपको यह स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। क्वेश्चन है कि नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने निभाई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने निभाई थी, केशव चंद्र सेन जी के द्वारा निभाई गई थी, या श्याम चंद्र दास जी के द्वारा निभाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको केशव चंद्र सेन की भूमिका सबसे ज़्यादा थी। विद्यासागर की भूमिका आपको पुनर्विवाह यानी विधवा पुनर्विवाह की यदि हम लोग बात करें तो उसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम काफ़ी आपको बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। केशव चंद्र सेन जो कि ब्रह्म समाज से आपको संबंधित है, आदि जो बात आगे जाकर टूट भी जाता ब्रह्म समाज, जो आपको कुछ नए चीज़ों को जोड़ने का था, उसमें केशव चंद्र सेन आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रह्म समाज में, जिसका विरोध किया जाता है, और बाद में ये लोग एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बहुजन समाज का संस्थापक आपको कौन था। श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, अंबेडकर जी, या BR सिंधे। ध्यान रखिएगा, बहुजन समाज आपको राइट आंसर इज बी, मुकुंदराव पाटिल इज द राइट आंसर। हरिजन सेवक संघ का पुराना नाम क्या था, ये पूर्व नाम यानी पहले का नाम क्या था, फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन संघ सेवक आपको यहाँ पर दिया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन राइट आंसर इसका होगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ भी चुका है, ये प्रश्न आपको पहले भी आ चुका है, बीपीएससी में ही ये प्रश्न पूछा गया है। इसका पूर्व नाम नहीं पूछा गया था इसके बारे में कि इससे कौन संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जैसे पहले मैं आयोग के बारे में बताता हूँ, आयोग के द्वारा भोजपत्र का वृक्ष का जो है मिलता है, इसका राइट आंसर हिमालय। बट अगर हम लोग देखेंगे तो विंध्याचल के क्षेत्रों में भी अगर हम लोग देखेंगे तो भोजपत्र मिलता है, और नीलगिरी के कुछ क्षेत्रों में मिलता है, तो मुख्य रूप से हिमालय ही है, पर थोड़ा बहुत आपको विंध्याचल के क्षेत्रों में भी हमें भोजपत्र दिख जाता है। फिलहाल 4 ऑप्शन आएगा तो इसमें आप लोग हिमालय ही मानना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, यानी सबसे कम वर्षा आपको इन चारों में से किस क्षेत्र में होती है। बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, या लेह। हमें पता है कि जो भारत में जो सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में है जो वो है आपको ये जो क्षेत्र है लेह हमारा, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, यहाँ पर आपको सबसे कम बारिश होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान से देखिए, अगर हम लोग बात करें रेगिस्तान की बात करें, इसको ठंडा रेगिस्तान की भी संज्ञा दी जाती है, आपको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है इसको। जब पर वार्षिक वर्षा कम हो वहाँ उसको स्थान को डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, लेकिन बहुत कम बारिश होती है, आपको जैसलमेर वगैरह से भी आपको काफ़ी बारिश कम देखने को मिलती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान जो है वो है उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी आपको इस तरह के प्रश्न दिखे ना तो नहीं या नॉट को घेर दीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि आपके दिमाग, जब भी आप आंसर इसको क्लिक कीजिएगा ना तो आपके दिमाग में ये रहता है कि मुझे नहीं बनाना है। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत कर आते हैं एग्जाम में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सी जो खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है,
तो कहाँ गया आप ये सर, गेहूँ, हमें पता है गेहूँ क्या है, रबी की फसल है। बाकी चावल गन्ना कपास ये सब क्या है, ये सब खरीफ में आपको होता है, लेकिन रबी की फसल जो है आपको वीट होता है, गेहूँ होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है, भुसावल में अवस्थित है, सहारनपुर में अवस्थित है, या फिर लखनऊ में अवस्थित है? राइट आंसर आपको ध्यान रखिएगा, तिरुचिरापल्ली में आपको अवस्थित है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, आपको यहाँ पर अवस्थित है, नेशनल बनाना रिसर्च आपको सेंटर। इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर इलायची का उत्पादन नहीं होता है? ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट प्रोड्यूस आपको कार्डेमम। तो राइट आंसर क्या है बताइए? केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको उड़ीसा। उड़ीसा में नहीं मिलता इलायची कार्डेमम, बाकी इन तीनों स्टेटों में आपको कार्डेमम इलायची मिलता है। कार्डेमम की पहाड़ी भी आपको ध्यान होगा इस क्षेत्र में है। कहाँ गया कार्डेमम की पहाड़ी भी? कहाँ है? यहाँ पर कन्याकुमारी के पास इस क्षेत्र में कार्डेमम की पहाड़ी भी अवस्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा भी जा चुका है बीबीएससी में कि सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन है, सबसे दक्षिणी पर्वत कौन है? ऑप्शन में कार्डेमम था और कार्डेमम ही सही आंसर था। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक? क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेहूं की अगर हम लोग खेती करेंगे, चारों में से क्या आवश्यक है? सामान्य तापमान के साथ सामान्य बारिश होनी चाहिए, आर्द्र तापमान के साथ आपको भारी बारिश होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हेवी रेनफॉल, आर्द्र तापमान के साथ सामान्य बारिश होनी चाहिए, सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा होनी चाहिए। गेहूं की खेती के लिए क्या चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बारिश जो है चावल वगैरह को जरूरत पड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन में है सामान्य तापमान के साथ सामान्य आपको वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपको जो है रबी फसल यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि इसको सामान्यतः बहुत हाई आपको टेम्परेचर नहीं चाहिए और इसको बारिश भी नॉर्मल ही चाहिए होता है। ठीक है, गेहूँ की फसल के लिए जो कि रबी फसल है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगते हैं और खाद का संग्रह करते क्या कहलाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अदरक के तना को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होता है? प्रकंद कहते हैं अदरक के तने को। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी? इन चारों में से कौन सी फसल है जो कि आपको वर्ष भर बोई जाती? बहुत ही आसान सा प्रश्न, ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है आयोग। उड़द, गेहूं, राई या मक्का? तो ध्यान रखिएगा, मक्का को वर्ष भर रोपा जाता है, वर्ष भर आपको इसका उत्पादन भी होता है। ध्यान रखिएगा, विश्व स्तर पर यूएसए जो है मक्का का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। ठीक है, मक्का को सालों भर आपको बोया जाता है, तो सालों भर बोई जाने वाली फसल के नाम से भी आपको मक्का को जाना जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? इन चारों में से किसका आपको प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? अगर हम लोग वायुमंडल की बात करें, हम लोग पृथ्वी की बात करें और पृथ्वी के ऊपर जो हमारा आवरण है वायुमंडल में, हमें पता है कि 78 के आसपास परसेंट अकेला इकलौता किसका है? नाइट्रोजन का है। उसके बाद ऑक्सीजन का है, वगैरह का सबका है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो राइट आंसर इज नाइट्रोजन। ठीक है ना। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के लिए कुछ हिस्सा आपको लेना संभव बनाया? मैंने पहली बार ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट आता है उसमें भारतवासियों को उसके प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या किया गया था? इसमें भारतीय को थोड़ा सा प्रशासन में सुविधा दी गई थी, जो आपको विधान परिषद मंडल था, इसमें आपको भारतीयों को थोड़ा सा शामिल किया गया। 33 का एक एक्ट यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसमें सभी प्रकार के आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार को ख़त्म भी किया गया था। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट रूप से सभी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। बहुत सारी चीज़ हुई थी 1833 के आपको एक्ट में, तो ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 48 में है, 40 में है, 44 में है, या फिर आपको 50 में है? यूसीसी यानी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, तो राइट आंसर इज आपका होगा 44। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया जाता है किसके द्वारा? द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिन क्रिएटेड, किसके द्वारा यह आपको क्रिएट किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार के प्रश्न होगा ना, सीधा संविधान के प्रावधानों से हटकर ध्यान रखिएगा, ये सभी मामला क्या होता है? संविधान का होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संशोधन के द्वारा भी नहीं है। उप प्रधानमंत्री का जो पद है संविधान के आपको प्रावधानों से हटकर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद को शपथ दिलाता है? राज्यपाल का जो पद होता है उसका शपथ कौन दिलाता है? थोड़ा सा चौथा ऑप्शन थोड़ा सा अजीब टाइप का है। एक्चुअली ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया और एग्जैक्ट इसका आंसर भी आपको मतलब बताया गया है। तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का है कि बंगाल के राज्यों के राज्यपाल आपको शपथ दिलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है आपको शपथ यहाँ पर दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल आपको। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत के संचित निधि से,
कंसोलिडेटेड फंड से, आकस्मिक निधि से, वित्त विभाग से या राज्य के संचित निधि से। कहाँ से आपको वेतन भत्ते मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के ऑलवेज होता है, राज्य के संचित निधि से आपको इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है? 75, 78, 89 या फिर 76। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है? ध्यान रखिएगा, कर्तव्य की बात हो रही है आपको। जब भी अगर हम लोग कर्तव्य की बात करें तो ये स्वर्ण सिंह समिति से आपको शामिल किया गया। 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड। हाँ यस, सॉरी। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? क्वेश्चन यह था। 75 में, 78 में, 79 या 76। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको इसको जोड़ा गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस इसको लेकर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? जो तीसरा, हम लोग पता है कि 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें तीसरा जो क्षेत्र है जो कि आपको टेरिटरी सेक्टर होता है, जिसमें आपको सेवा क्षेत्र वगैरह का होता है, उसमें क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज बढ़ता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसका भी सबसे ज़्यादा आपको अंश भी है हमारे जीडीपी में। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति निरूपित करता है? राजकोषीय नीति कौन लागू करता है? कौन इसमें से? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, आरबीआई या फिर नीति आयोग? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन निरूपित करता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा यह मंत्रालय करता है, ना कि आयोग करता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है आपको हमेशा क्या करते हैं, दिक्कत कर सकते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय इस समय आंसर होगा, आयोग मत मारिएगा। मुद्रास्फीति के समय समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए? पहले कमी किया जाना चाहिए, फिर वृद्धि किया जाना चाहिए, केवल कमी किया जाना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए या वृद्धि करना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, जो कर का दर है हमेशा क्या होता है, यहाँ पर टोटल कोशिश किया जाता है कि वृद्धि करने के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा जो मुद्रास्फीति होता है उसमें वस्तु कीमत बढ़ जाती है। तो वृद्धि करने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा पैसे वापस आएंगे। ये आपको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। आप लोग जुड़ने के लिए इस कोड को डाल दीजिएगा AP01 लाइव। और फ्री क्लासेज आपको चलते हैं अनअकैडमी में मेरे सुबह 10:30 बजे करेंट अफेयर के फ्री क्लासेस, और आपको 1:15 बजे जो हमारा चलता है मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चलता है। ये सब में हेल्पफुल है, चाहे वो सचिवालय सहायक दे रहे हो, चाहे आप BPSC दे रहे हो, या फिर आप SI दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को कोर्सेज लेने हो सचिवालय सहायक या फिर आपको कोई भी कोर्सेज, तो इसी कोड को डालिएगा और आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।